जय हिंद। पिछले वीडियो में जो हम लोग देखे थे प्रकाश का परावर्तन कैसे संबंधित चैप्टर को स्टार्ट किए थे ना, जिसमें सभी का अच्छा खासा रिस्पांस मिला, उम्मीद से अच्छा रहा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ढेर सारे सुझाव मिले जिसमें कुछ कमियों को बताया गया था कि उस वीडियो में कुछ कमी था। तो आज हम लोग उस वीडियो में जो कमी था उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। कई सारा दोस्तों का मिला, जैसे कहा कि आप थोड़ा स्पीड कर देते हैं, स्पीड को क्या थोड़ा स्लो कीजिए, ठीक ना। तो ये सब कुछ जो प्रॉब्लम था जो था उसको आज हम लोग क्या करेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, हम पिछले वाला वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रकाश के परावर्तन के नियम तक, देखे थे ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम तक। आगे यदि हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग अगर पढ़ते हैं तो आगे पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के बाद आगे जो भी आएगा हर टर्म में एक शब्द जुड़ जाएगा जो कहलाएगा प्रतिबिंब। क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा समझ लेते हैं। आगे जाकर के उसके बारे में और जानेंगे, आगे जाकर के और जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में, लेकिन तत्काल थोड़ा बहुत प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। कोई दिक्कत? हल्का सा प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। तो प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। प्रतिबिंब जैसे दर्पण में प्रतिबिंब हम पहले से बता चुके हैं कि आपको हम कुछ ऐसा नहीं बताएंगे जो आप पहले से नहीं जानते हैं। सब कुछ पहले से जानते हैं, लेकिन उसको क्या करेंगे कि आपके भाषा में उसको क्या करेंगे, आपके पास आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? आप पहले से उसके बारे में जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग देख रहे हैं प्रतिबिंब। कौन सा चीज? प्रतिबिंब। आप दर्पण में अपना पिक्चर देखते हैं ना, दर्पण में जो अपना पिक्चर देखते हैं, तो दर्पण में जो आप अपना पिक्चर देखते हैं वो ये होता है प्रतिबिंब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटो कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि अपना फोटो आ रहा है, फोटो नहीं। साइंस के भाषा में जब फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हम उसको क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब होता क्या है? प्रतिबिंब होता क्या है? प्रतिबिंब क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है अपने भाषा में कहे तो दर्पण में जो हमारा फोटो बनता है वही क्या होता है? प्रतिबिंब। या कहीं भी कोई जो फोटो बनता है, चित्र बनता है अपना, वो क्या होता है? प्रतिबिंब कहलाता है। कहलाता है ना। लेकिन साइंस की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में अगर प्रतिबिंब की परिभाषा की बात करें, प्रतिबिंब की परिभाषा की बात करें, तो प्रतिबिंब का जो परिभाषा होता है, हम पहले प्रकाश जिस टाइम में प्रकाश को शुरू किए थे, प्रकाश चैप्टर को शुरू किए थे, हम कहते हैं कि किसी वस्तु से, कहीं से सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है, किसी वस्तु पे पड़ता है, उससे परावर्तित होकर के क्या होता है? हमारे आंखों तक पड़ता है, आंखों पर आता है, उसके पश्चात हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो हम तत्काल तो अपने आंखों की बात नहीं कर रहे हैं, दर्पण में प्रतिबिंब बनने की बात कर रहे हैं। किस में बनने की बात है? दर्पण में प्रतिबिंब बनने की बात कर रहे हैं। तो किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से या किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटती है या मिलती है, कटती है या मिलती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु वस्तु का, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बस यही होता है प्रतिबिंब, यही है प्रतिबिंब। एक बार फिर से परिभाषा को रिमाइंड करते हैं, एक बार फिर से पढ़ो, एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है? प्रतिबिंब किसको कहेंगे? प्रतिबिंब किसको कहेंगे? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत। आगे देखते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्यों कहते हैं? यह देखते नहीं है, आभास होता है कि ऐसा पीछे में हो रहा है, हल्का हल्का प्रतीत होता है, हल्का हल्का प्रतीत होता है, तो इसलिए इसको आभासी प्रतिबिंब क्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, और काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज। कोई दिक्कत नहीं ना?
दोनों इमेज को देख लिए। अब इसका डिफिनेशन को भी देख लेते हैं, परिभाषा को भी देख लेते हैं। हम प्रतिबिंब का परिभाषा जब बोल रहे थे, जिस टाइम आप लोग को सामने प्रतिबिंब का परिभाषा बता रहे थे, तो प्रतिबिंब का परिभाषा बताते समय बताए किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, क्या कह बताए थे, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जब कहेंगे मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, अब मिलती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो फिर से इसको देखते हैं, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसका बिल्कुल उल्टा कि मिलती हुई प्रतीत जब होगी तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जहां पे कहे मिलती हुई मिलती है तो क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहे ना। और जब कह देंगे मिलती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत नहीं ना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता? उल्टा होता। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता। कोई दिक्कत नहीं ना। एक चीज को समझ लेना, दो और जानेंगे लेकिन तत्काल एक दो बातों को इसमें देख लेना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। किसके अपेक्षा? वस्तु के अपेक्षा। किसके अपेक्षा? वस्तु के अपेक्षा। जब तक हम किसी चीज को दूसरे से तुलना नहीं करेंगे, कैसे समझेंगे कि उल्टा है कि सीधा है? हम इसको कह देंगे उल्टा, क्या पता यही सीधा यही उल्टा है ना। तुलना करेंगे, किससे क्या करेंगे? तुलना करेंगे वस्तु से। मतलब वस्तु अगर इधर की तरफ मुंह किए हुए है, ये इधर की तरफ कर दिया, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब उल्टा है। किसके सापेक्ष? वस्तु के सापेक्ष। वस्तु के सापेक्ष क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। एक बात को याद रखना, एक पॉइंट हो गया दोनों का। दूसरा पॉइंट, सिर्फ दो पॉइंट इसमें याद रखेंगे, आगे देखेंगे लेकिन आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बारे में। तत्काल हम लोग इस वीडियो में प्रतिबिंब के बारे में दो पॉइंट याद रखना। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। हो रहा है ना। एक क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, प्रतिबिंब पर्दे पे उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। कोई दिक्कत? सिर्फ ये दो पॉइंट को याद रखना है, दो पॉइंट को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण। क्या देखते हैं? गोलीय दर्पण। हम लोग इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं दर्पण। पहले देखेंगे दर्पण। क्या देखेंगे? दर्पण। क्या देखते हैं? स्टार्ट करते हैं दर्पण। दर्पण के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। दर्पण, आप लोग आईना देखे हैं ना? आप लोग आईना देखे हैं ना? आईना को ही हम लोग कहते हैं दर्पण। आईना को क्या कहते हैं? दर्पण। फिजिक्स की भाषा में उसको क्या कह देंगे? दर्पण। फिजिक्स की भाषा में दर्पण। फिजिक्स की भाषा में क्या कहेंगे? दर्पण। ठीक है। दर्पण का इंग्लिश होता है मिरर। दर्पण का इंग्लिश क्या होता है? मिरर। कोई दिक्कत नहीं ना। दर्पण देखते हैं। क्या देखते हैं? दर्पण देखते हैं। सबसे पहले देखिए, दर्पण कहेंगे किसको? दर्पण कहेंगे किसको? फिजिक्स की भाषा में उसका परिभाषा जानते हैं। क्या करते हैं? उसका परिभाषा जानते हैं। किसका? दर्पण का। तो सबसे पहले परावर्तन की जहां तक बात है, आप अगर इस बोर्ड पे भी लाइट मारते हैं तो इससे भी कुछ प्रकाश परावर्तित होगा। क्या होगा? परावर्तित होगा। लेकिन दर्पण की जब बात होगी, किसकी बात होगी? दर्पण की बात होगी। तो परावर्तन की जहां तक बात है ना, तो परावर्तन की बात, तो परावर्तन तो ये बोर्ड भी कर रहा है ना। परावर्तन तो बोर्ड भी कर रहा है। लेकिन क्या कोई अच्छी परावर्तक से, तो कोई अच्छी परावर्तक जो एक निश्चित नियमानुसार, एक निश्चित के नियम के अनुसार क्या करे? प्रकाश का परावर्तन करे। प्रकाश का परावर्तन करे, उसे क्या कहते हैं? कि दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। कोई अच्छी परावर्तक सतह, कोई अच्छी परावर्तक सतह जो एक निश्चित नियमानुसार, जो एक निश्चित नियमानुसार प्रकाश का परावर्तन करे, प्रकाश का परावर्तन करे, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। देखिए, परावर्तन तो ये भी कर रहा है, परावर्तन एक थाली भी करता है। लेकिन क्या परावर्तन जो ये सब जो करता है, परावर्तन जो करता है, सारे के सारे प्रकाश को लौटा देता है?
नहीं लौटाता है, कुछ प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और थोड़ा बहुत प्रकाश को परावर्तित करता है ना। तो हम लोग उतना प्रकाश का पूरा जो परावर्तन करता है, पूर्णतया जो परावर्तन करता है, परावर्तित कर देता है, उसे हम दर्पण कहेंगे। दर्पण पे अगर आप प्रकाश डालते हैं तो वो अंदर नहीं घुसता है नहीं घुसता, वो पूर्णतया परावर्तित कर देता है। हम ऐसे सतह को दर्पण कहेंगे, ऐसे सतह को दर्पण कहेंगे। कोई दिक्कत? देखिए कि आगे है दर्पण। दर्पण को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। एक है समतल दर्पण, एक है दूसरा है गोलीय दर्पण। एक है समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। दर्पण कितने भाग? दो भाग। कितने भागों में बांटे गए हैं? दो भागों में। अध्ययन में सुविधा हो इसके लिए इसे दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। हम लोग अभी इस वीडियो में सिर्फ समतल दर्पण के तत्काल हम लोग समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। ठीक है, समतल दर्पण किसके बारे में जानेंगे? समतल दर्पण। तो अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, मतलब प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। कोई दिक्कत? हमारा टॉपिक क्या है? प्लेन मिरर। क्या है? प्लेन मिरर। समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण में देखिए, समतल दर्पण किसको कहेंगे? कि समतल दर्पण किसको कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे क्या? दर्पण का जो क्लासिफिकेशन किया गया ना, मतलब इसको जो अलग अलग किया गया है, उसके परावर्तक सतह। परावर्तक सतह मतलब जो बाहर वाला ये सतह है ना, इस सतह के आधार पे दर्पण को क्या किया है? अलग अलग कर दिया गया। क्या किया है? अलग अलग किया है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कहते हैं बाहरी वाला सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। जिसमें हम लोग फिगर अपना फोटो देखते हैं ना, तो फोटो देखते हैं तो बाहर वाला फोटो सतह होता है ना, तो बाहर वाला जो सतह होता है उसी को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं ना। तो दर्पण का जो परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बिल्कुल समतल हो, कहीं पे उबड़ा खोबड़ा नहीं हो, गोलाकार नहीं हो, टेढ़ा नहीं हो, ठीक है, उस दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। कौन सा दर्पण कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? समतल दर्पण। ये दर्पण जो देख रहे हैं पूरा समतल है ना, बराबर में है ना, ऊंचा गहरा है, गोला है नहीं है। तो और नीचे से पेंट किसका क्या हुआ, कैसे कैसे होता है, वो सब तो पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं ना। तो इसको कहेंगे समतल दर्पण। क्या कहेंगे? समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। क्या हो? समतल हो। सम मतलब बराबर, तल मतलब सतह। सम मतलब बराबर, तल मतलब सतह। जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। क्या हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहेंगे। कौन सा दर्पण कहेंगे? समतल दर्पण। कोई दिक्कत? अच्छी तरह समझ गए? अब समतल दर्पण में चल रहा है। किस में चल रहा है? समतल दर्पण में। समतल दर्पण पे लंबवत पड़ने वाली किरण, लंबवत पड़ने वाली किरणें। हम समतल दर्पण के कुछ गुणों के बारे में जानते हैं कि क्या करते हैं, कुछ गुणों के बारे में जानते हैं। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण, दर्पण पे अगर पूरा सीधा सीधा प्रकाश डाल रहे हैं और दर्पण थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं है, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, ये आप प्रैक्टिकल कर चुके होंगे निश्चित रूप से। दर्पण पे जो है, दर्पण होता है आईना। अपने घर में आईना पे टॉर्च जलाए होगे ना, पूरा सीधा जलाए होगे तो पूरा उसी पथ पे लौट जाता है। आप उसके मुंह पे टॉर्च मारिए तो आपके मुंह पे भी उधर से टॉर्च मारता है ना। देखे ना ऐसा आप देख चुके हैं। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण जो होती है वो क्या होती है? उसी पथ पे लौट जाती है। बताइए, ये आप लोग पहले जानते हैं ना, ये आप पहले से जानते हैं। एग्जाम में पूछ देता है कि जब समतल दर्पण पे लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ती है तो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है क्या होता है? उसी पथ पे लौट जाती है, उसी पथ पे लौट जाती है। अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर तो रहबे करता है, लेकिन दोनों का मान भी हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों का मान हो जाएगा शून्य। कोई दिक्कत? अब देखिए कि इसी में समतल दर्पण में अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में जानते हैं। किसके बारे में? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत?
देखिए कि आप दर्पण के सामने खड़ा होकर के महसूस किए होंगे। याद कीजिए कि दर्पण के सामने आपके घरों में जो दर्पण रहता है वो समतल दर्पण होता है। क्या होता है? समतल दर्पण होता है। आपके घरों में जो दर्पण होता है आप महसूस किए होंगे कि जितना बड़ा आप देखेंगे या खुद को दिखाएंगे आप रहेंगे उतना ही बड़ा आपको दिखाया जाएगा दर्पण में। ठीक है, आप कहेंगे उतना बड़ा अटता नहीं ना है, नहीं अटता है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा। काहे कि हम शुरुआत में ही बोले कि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उसको आप महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है क्या होता है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आप देखेंगे कि आपको महसूस होगा कि हमारे बराबर का है, हमारे बराबर का है ना? समतल दर्पण में जो आप देखेंगे क्या होगा कि आपके बराबर का होगा। तो मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो बनता है उसकी खासियत क्या होती है कि जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब होता है। जितना बड़ा वस्तु होता है उसे उतना बड़ा प्रतिबिंब होता है। मतलब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है। क्या होती है? वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है। क्या होती है? समान होती है। कोई दिक्कत नहीं ना? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का एक खासियत हो गया। इसके प्रतिबिंब के का और कुछ जानेंगे, लेकिन जब ये पूरा का पूरा खत्म होने लगेगा समतल दर्पण उस समय में देखेंगे। समतल दर्पण का और कुछ खासियत जानते हैं। समतल दर्पण देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि समतल दर्पण एक जो है किसी आदमी को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब, मतलब आप सीधा सा बात समझिए कि आप अगर किसी दर्पण के सामने खड़ा होते हैं, किसी दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो आप उसके लिए हो गए वस्तु। फिजिक्स में आपको हम क्या कह देंगे? वस्तु। क्या कह देंगे? वस्तु। आप हो गए वस्तु। क्या हो गए? वस्तु हो गए। तो समतल किसी वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब या किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कितना कम से कम कितना बड़ा दर्पण की आवश्यकता होगा, दर्पण का आवश्यकता होगा। देखिए कि समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। ठीक है, आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है किसमें? समतल दर्पण में। तो आपको कितना बड़ा प्रतिबिंब चाहिए? आपका जितना ऊंचाई है, जितना हाइट है, उसका बिल्कुल आधा चाहिए, बिल्कुल आधा चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उसके ऊंचाई का आधे ऊंचाई का दर्पण चाहिए। कितना ऊंचाई का? आधे ऊंचाई का। कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखिए कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि एक आदमी है, एक आदमी है, उसका हाइट कितना है? 100 सेंटीमीटर। कितना है? 100 सेंटीमीटर। मतलब इतना बड़ा होगा, 100 सेंटीमीटर होगा ना, लगभग इतना बड़ा होगा। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर हाइट है। कितना है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है दर्पण में। क्या करना है? पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है। कितना बड़ा दर्पण की आवश्यकता होगा? 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ये देखते हैं, क्या करते हैं, आगे देखते हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब का वेग, दर्पण में प्रतिबिंब का वेग। हम लोग पढ़ रहे हैं समतल दर्पण। क्या पढ़े हैं? समतल दर्पण पढ़े हैं। दर्पण में प्रतिबिंब का वेग। आप दर्पण की तरफ गए होंगे, ध्यान दिए होंगे कि दर्पण जब आपके सामने रखा हुआ है, आप दर्पण की तरफ जिस चाल से चलेंगे उसका दुगुना चाल से वो आता है। लगे कि वो ज्यादा स्पीड से प्रतिबिंब आपका उधर से दौड़ रहा है। ठीक है, मतलब क्या कि आपका जितना स्पीड है उसका दुगुना स्पीड से वो इधर से दौड़ रहा है। क्या हो रहा है? दौड़ रहा है। आप एक चीज ध्यान दिए होंगे कभी, ठीक है, आप देखे होंगे कि आप बाइक पे चढ़े हैं ना, कोई चला रहा है, आपका क्या कर रहा है? बाइक चला रहा है। ठीक है, आप बाइक चला रहा है, बाइक के पीछे में आप बैठे हुए हैं। ठीक है, बाइक के पीछे में बैठे हैं, हेलमेट लगाया। वो क्या है? हेलमेट लगाया, नया हेलमेट है। ठीक है, क्या है कि नया हेलमेट है। आपको हम बताते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा देखे होंगे। नया हेलमेट है तो उसका पीछे वाला चीज का जो भी होगा उसका फोटो बनेगा हेलमेट में, बनेगा ना। पीछे से कोई बाइक आ रहा है, ठीक है, आपका जो ड्राइव करा बाइक को, उसको क्या करा? क्रॉस करा, ओवरटेक करके क्रॉस किया। आपको ऐसे बुझाएगा कि मतलब ऐसे लगेगा कि आप देख रहे हो उसमें, उसको देख रहे हैं, ऐसा लगेगा कि आपके देह पे चढ़ा दिया वो गाड़ी। ठीक है, आप मतलब डर जाइएगा। अचानक अगर क्रॉस कर जाता है तो आप डर जाइएगा कि चढ़ा दिया देह पे, ठोक दिया पीछे से। लेकिन वैसा नहीं होता है। काहे ऐसा होता है? काहे कि आपका जो चाल होता है उसमें जो प्रतिबिंब आता है, क्या होता है, उसमें जो कोई वस्तु, दर्पण में जो कोई वस्तु आता है, इधर की तरफ चलता है, उसके चाल से दुगुना चाल से उसका प्रतिबिंब चलता है। ठीक है, कभी देखिएगा कि आप पीछे से जो बने दर्पण बनता है ना, प्रतिबिंब बनेगा ना, उसका जो देखिएगा गाड़ी आ रहा है आपके तरफ, आप ध्यान दीजिए इस बात का, लगेगा कि आपको पूरा गिरा दिया, अचानक से चौंक जाइएगा कि आपको पीछे से ठोक दिया।
ठीक है। तो वैसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए प्रतिबिंब होता है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब का वेग होता है, दर्पण में जो प्रतिबिंब का वेग होता है, आपका जितना वेग है, आपका जितना वेग है उसका दुगुना वेग से आपके तरफ दौड़ता है, ठीक है। कोई वस्तु को दर्पण पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से फेंक रहा है, 10 मीटर या 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से फेंक रहे हैं, किस पे? दर्पण की ओर। कोई वस्तु को दर्पण की ओर दौड़ रहा है या फेंक रहे हैं, ठीक है। तो उसमें उसका प्रतिबिंब क्या होगा? उसका दुगुना स्पीड से आएगा। कितना स्पीड से आएगा? 2 गुना स्पीड से आएगा। कितना स्पीड से आएगा? 2 गुना स्पीड से आएगा। अगर कोई वस्तु अब मतलब दर्पण की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है या दौड़ रहा है, तो उसके उधर से क्या आएगा? किस स्पीड से आएगा? 20 के स्पीड से आएगा ना। 10 के स्पीड से जा रहा है तो 20 के स्पीड से आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? बात समझ में आ रहा है ना? 10 के स्पीड से आप फेंकेंगे तो 20 के स्पीड से, अगर वो 30 के स्पीड से फेंकेंगे तो 60 के स्पीड से उसका प्रतिबिंब आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला है दर्पण को क्या करना? दर्पण को घुमाना, दर्पण को घुमाना या दर्पण का घूमना। आप आपतित किरण को नियत रखिए, आपतित किरण को नियत रखिए। देखिए आपतित किरण का नियत रखना मतलब क्या? यहां से आप टॉर्च जला दिए, क्या कीजिए? टॉर्च जला दिए, ठीक है। क्या कीजिए? टॉर्च जला दिए। इसको आप ये मान लेते हैं दर्पण है, इसको घुमाइए। क्या कीजिए? इसको घुमाइए, ठीक है। इसको घुमाइए, ठीक है। क्या कीजिए? इसको घुमाइए। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है। इसको 45 डिग्री पे क्या किए? ऐसे है ना, 45 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे हमारा मान लेते ये दर्पण है, ठीक है। हम इसको 45 पे घुमा देंगे, इधर की तरफ ऐसे कर देंगे, ठीक है। हम जो यहाँ से इस पे जो प्रकाश की किरण डाल देते हैं, ठीक है, ये किरण यहाँ पे पड़ ही रहा है। ये जो इधर झुकेगा तो ये पहले जितना झुक रहा था इस पे, ठीक है, 45 पे झुक रहा था पहले। अभी जो ये किरण जो है पहले अब कितना पे झुका है? 45 डिग्री। इसको घुमा दिए, 45 डिग्री पे घुमा दिए। किसको? दर्पण को। ये कितना घूम जाएगा? इसका परावर्तित कितना किरण कितना घूमेगा? 90 डिग्री घूम जाएगा। कितना डिग्री घूमेगा? 90 डिग्री घूमेगा। कोई दिक्कत? अगर आपतित किरण को नियत रखते हुए, आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री पे घुमाया जाता है। कितना डिग्री पे घुमाता है? थीटा डिग्री पे। तो ये 2 थीटा पे घूम जाएगा। कितना थीटा पे घूमेगा? कौन सी घूमेगा? परावर्तित किरण। कौन सी घूमेगा? परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री पे घूमेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री पे घुमाया जाए। किस पे घुमाया जाए? थीटा डिग्री पे। तो 2 थीटा डिग्री पे घूम जाएगा। कौन सी? परावर्तित किरण। कौन सी? परावर्तित किरण। कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें क्या देखे कि अगर भी वेग से दर्पण की ओर दौड़ा जाए, भी वेग से दर्पण की ओर दौड़ा जाए तो उसमें प्रतिबिंब किस वेग से दौड़ेगा? 2 भी वेग से दौड़ेगा। किस वेग से दौड़ेगा? 2 भी वेग से दौड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर भी वेग से दौड़ेगा तो 2 भी वेग से दौड़ेगा। कोई दिक्कत? प्रतिबिंब किस वेग से दौड़ेगा? 2 भी वेग से। अगर दर्पण में आपतित किरण को नियत रखते हुए, किसको नियत रखते हुए? आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री पे घुमाया। किसके पे घुमाया गया? थीटा डिग्री पे घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितना डिग्री पे घूमेगा? 2 थीटा डिग्री पे। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं कि समतल दर्पण के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? समतल दर्पण के बारे में पढ़ा है। समतल दर्पण में क्या है कि थीटा डिग्री पर झुके, थीटा डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पण। कौन? कितने दर्पण? 2 समतल दर्पण के मध्य रखी वस्तु की गणना करेंगे। मध्य रखी वस्तु की गणना करना है। मध्य रखी वस्तु की गणना अर्थात कि थीटा डिग्री पे, थीटा के जगह पे उसका मान आएगा कुछ, क्या आएगा? कुछ मान आएगा। और थीटा के जगह पे जब क्या होगा कि थीटा के जगह पे कुछ मान आएगा तो यहाँ पे इसके जगह पे जो कुछ मान आ रहा है, ठीक है, तो झुके वस्तु मध्य में एक वस्तु रखते हैं, कितना प्रतिबिंब बनेगा? कितना प्रतिबिंब बनेगा? इसके लिए 5 शर्त है। कितने शर्त है? 5 शर्त है। बिल्कुल आसान है और एक बार में याद रखने वाला है। दूसरा, ये एग्जाम सब में बहुत ज़्यादा पूछता है। आप लोग के एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत मायने रखता है। अगर पीसीएस की एग्जाम दे, कोई स्टेट पीसीएस की बात करें, जैसे बीपीएससी का बात करें, ठीक है, बिहार एसआई का एग्जाम दे, या कोई भी अन्य एग्जाम जिसमें जीके की प्रधानता हो, जिसमें जीके की प्रधानता हो, इसमें से क्वेश्चन पूछने का प्रबल संभावना रहता है। क्या होता है? प्रबल संभावना रहता है। देखिए इसमें देखते हैं क्या है कि पहला क्या है कि थीटा डिग्री पर हमारा पॉइंट है, थीटा डिग्री पे झुके 2 समतल दर्पण के मध्य रखी वस्तु की गणना करना है ना। देखिए कि थीटा के मतलब 360/थीटा अगर सम संख्या आए तब क्या होगा? किसके लिए कहता है कि 360/थीटा सम संख्या हो
तब की स्थिति के लिए बात करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है क्या गो प्रतिबिंब। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 90 डिग्री पे कितना, एक क्वेश्चन देख लेते हैं तब आप अच्छी तरह समझेंगे। कहेगा दो समतल दर्पण को 90 डिग्री पे झुका के रखा गया। कितना डिग्री पे झुका के रखा गया? जैसे एक प्रतिबिंब इधर है ना दर्पण, दूसरा ऐसे, दो समतल दर्पण को 90 डिग्री पे झुका के रख दिया गया, झुका, ठीक है। इसके मध्य में एक प्रतिबिंब भी रख दिया गया, इसके बीच मध्य में वस्तु रख दिया गया। क्या रख दिया गया? वस्तु रख दिया गया, ठीक है। तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या की गणना करें, बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या की गणना करें। तो देखिए करेंगे क्या, ठीक है। तो देखेंगे कि इसके यही इसी के लिए शर्त है 360/θ का मान अगर क्या हो, सम संख्या हो, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर होगा 360/θ -1। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर थीटा के जगह पे कितना हो, 90 डिग्री पे हो, कितना हो, 90 डिग्री हो। अर्थात अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो 360/90 करेंगे, 360/90 तो कितना बार में 4, कितना मान आया? 4 आया ना। तो इसका मतलब 360/θ का मान कितना आ गया? सम संख्या आया, 4 एक सम संख्या है ना। जब सम संख्या आए तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? n 360/θ -1, अर्थात 4 - 1 इक्वल टू 3। मतलब अगर दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पे झुका के रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। कैसे होगी समझ गए ना? फॉर्मूला ये समझ में आ गया। दूसरा है यदि 360/θ, यदि 360/θ एक विषम संख्या हो, एक विषम संख्या हो। जैसे देखिए कि अगर थीटा का मान कितना आता है, थीटा का मान हमको 40 डिग्री लेते हैं। कितना लेते हैं? 40 डिग्री लेते हैं। दो समतल दर्पण को 40 डिग्री पे झुका के रखते हैं। कितना डिग्री पे झुका के रखते हैं? 40 डिग्री पे झुका के रखते हैं। उसके मध्य में एक वस्तु रखते हैं। तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या, बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या देखते हैं। 360/40 मान कितना आया? 9 चौके 36, कितना हुआ? 9 हुआ ना, हुआ ना। 9 बार में लगेगा, कितना बार में लगा? 9 बार में। तो 9 जो है सम संख्या की विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है, क्या है? विषम संख्या है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? n बराबर 360/θ। अर्थात अगर दो समतल दर्पण को 40 डिग्री पे झुका के रखा दिया जाए तो उसके मध्य में कोई वस्तु रख दिया जाए तो क्या होगा? कितना प्रतिबिंब बनेगा? 9 गो प्रतिबिंब बनेगा। एक गो आदमी का 9 गो प्रतिबिंब बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा? 9 गो बनेगा। इस तरह का फ्लो करता है, सैनुल में अक्सर करता है, भूल भुलैया में करता है, देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं। यदि 360/θ, 360/θ एक विषम संख्या हो, जैसे इसमें विषम संख्या को माना आया, विषम संख्या हो, और क्या हो कि ये उसके वस्तु के का इसका जो कोण हुआ, ये थीटा का कोण का समद्विभाजक पे, वस्तु को किस पे? कोण समद्विभाजक पे रखा जाए, कोण समद्विभाजक पे रखा जाए, तब क्या होगा? जैसे 40 डिग्री, थीटा का मान कितना है? 40 लिया है ना। थीटा का मान 40 लेते हैं। कितना लेते हैं? 40 लेते हैं। अब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? वस्तु को रखते हैं 20 डिग्री पे। कितना पे? 20 डिग्री पे। तब के लिए स्थिति की बात करते हैं, उस स्थिति की बात करते हैं। क्या हो जाएगा उस स्थिति में? मतलब 360/θ -1, तो 360/θ का मान कितना आया? 9 आया है ना। 9 - 1 बराबर 8 गो प्रतिबिंब बनेगा। तब कितना प्रतिबिंब बनेगा? 8 गो प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात कोण समद्विभाजक पे जब रखते हैं, मतलब 40 डिग्री पे झुका के 20 डिग्री पे रखते हैं, अब मान आएगा सम संख्या, तो क्या होगा? 8 गो प्रतिबिंब बनेगा। कितना बनेगा? जितना प्रतिबिंब बनेगा उसमें से एक घटा देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कि चौथा है, यदि 360/θ एक भिन्न संख्या हो। क्या हो? एक भिन्न संख्या हो। जैसे देखिए कि 360/θ, 360/θ मान लेते हैं। थीटा का मान कितना आ गया? थीटा का मान लेते हैं 50 डिग्री। कितना लेते हैं? 50 डिग्री। तो 360/50, तो ये कट गया ना। 5 7 35.2 हुआ ना। तो हर वक्त जरूरत है कि पूरा 9 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, कभी घट बढ़ भी सकता है, दशमलव में भी आ सकता है। जब क्या हो कि 360/θ क्या हो? एक भिन्न संख्या आ जाए। क्या आ जाए? भिन्न संख्या आ जाए, तो हम उसका पूर्णांक ले लेंगे। क्या लेंगे? पूर्णांक ले लेंगे। तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7.2 नहीं होगा, 7.2 नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 7 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है बात?
आगे देखिए कि पांचवा इसका टॉपिक, किसका कितना कौन सा टॉपिक, पांचवा टॉपिक है कि दो समतल दर्पण को अगर समांतर पे रखता है, किस पे, समांतर पे, झुकाव की बात नहीं करता, समांतर रेखा की तरफ रखते हैं, समांतर रखते हैं, क्या रखते हैं, समांतर रखते हैं। दो समतल दर्पण को समांतर समतल दर्पण के मध्य रखी वस्तु के पे प्रतिबिंब की संख्या, किसकी संख्या, प्रतिबिंब की संख्या। तो ऐसी स्थिति में अनंत प्रतिबिंब बनेगा, क्या होगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना, पांचों याद हो गया, हो गया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम दीजिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत, पहला देखिए, जब सम संख्या हो तो थीटा बटा 360 बटा थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत, जब विषम संख्या हो तो क्या होगा, 360 बटा थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। तीसरा है कि विषम संख्या हो, आप वस्तु को जितना पे झुका के रखते हैं उसके आधा पे रखते हैं तो क्या होगा, 360 माइनस थीटा, 360 बटा थीटा माइनस 1। और जब दशमलव में आए तो क्या ले लेंगे, पूर्णांक ले लेंगे। और जब समांतर रेखा समांतर हो तो क्या होगा, अनंत बनेगा, ढेर सारा बनेगा, अनंत बन जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। कुल मिला के हम देखते हैं कि एक ही जगह पे, कहाँ पे, यहाँ पे जब विषम संख्या का मान आता है तो समान ले लेते हैं, बाकी सब में एक घटा देते हैं, सब में क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। इसको एक था ही नहीं तो एक नहीं घटाए, एक था इसको नहीं था, दशमलव में था, दशमलव इसका ले लिए, लेकिन सब में घटा है ना। कोई दिक्कत याद रखने में नहीं ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे समतल दर्पण में है पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन देखिए क्या होता है कि आप देखे होंगे कि एम्बुलेंस देखे हैं, एम्बुलेंस में आगे से लिखा रहता उल्टा करके, एम्बुलेंस देखे हैं, कभी सोचे कैसा काय ऐसा करता है, इसलिए ऐसा होता है कि आप दर्पण में अगर कोई चीज लिखा हुआ देखिए तो आपका बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा, लिखा हुआ का बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है ना। जब उल्टा दिखाई देता है तो साइड मिरर जो होता है दर्पण में, जो कोई गाड़ी जो चलाते रहता है उसके बगल में दर्पण लगा रहता है, उसी में देखता है पीछे से कौन आ रहा नहीं आ रहा है, उसमें देखता है एम्बुलेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, तो कहता है कि एम्बुलेंस तो जरूरी का चीज होता है ना, उसको जाना जल्दीबाजी होता है, इसलिए उसको साइड दो पहले, वो बढ़ेगा, क्या होता करता है ना। यही होता है पार्श्व परिवर्तन, क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन। दर्पण में से, किसमें, समतल दर्पण में किसी वस्तु का उल्टा दिखाई देना, कैसा दिखाई देना, उल्टा दिखाई देना। आप दायां हाथ दिखाइए तो वो क्या करेगा, अपना बायां हाथ दिखाएगा ना, मतलब लगेगा बायां हाथ लेकिन उसका दायां हाथ रहता है, नहीं रहता है, वही कहलाता है पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन, मतलब समतल दर्पण में किसी वस्तु का उल्टा दिखाई देना क्या कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, पार्श्व परिवर्तन, क्या कौन सा चीज, पार्श्व परिवर्तन। आगे देखिए कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, उसी की विशेषता की बात करते हैं, किसकी विशेषता, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। कोई दिक्कत नहीं ना, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। इसका देखिए कि विशेषता क्या होता है, ठीक है, विशेषता क्या होता है। सबसे पहला विशेषता क्या होता है कि ये जो प्रतिबिंब जो बनता है इसमें क्या होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। अब कहेंगे आपके दर्पण के पीछे ही न बन रहा है तो वो आगे कैसे बनेगा, उसमें निकल थोड़ा नहीं जाएगा, नहीं निकलेगा। लेकिन यही आपको पूछ देता है कि दर्पण के से कहाँ बनता है, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। आप देखते आ रहे नहीं दर्पण में घुसले रहता है, लेकिन फिर भी क्या होगा, समस्या आ सकता है। इसलिए हम लोग क्या करें, इसकी विशेषता के तौर पे इसको जान लेते हैं। कोई दिक्कत, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा है कि जितना बड़ा आप वस्तु रखेंगे, आप जितना बड़ा यहाँ पे वस्तु देंगे दर्पण के सामने, उतना ही बड़ा उसमें उसका प्रतिबिंब भी बनता है ना। मतलब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया ना। और देखिए आगे क्या होता है कि पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण में कोई वस्तु का पार्श्व परिवर्तन होता है, मतलब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, लेकिन वस्तु सीधा ही रहता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका सर ऊपर की तरफ है और दर्पण में क्या होगा कि पैर नीचे की तरफ है, दर्पण में क्या होगा कि पैर ऊपर चला है सर नीचे चला है, ऐसा उल्टा नहीं होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। कैसा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आए ना। समतल दर्पण का ये आगे हुआ। आगे है कि
वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल इमेज याद है ना? क्या चीज क्या था? काल्पनिक प्रतिबिंब। समतल दर्पण में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, कोई दिक्कत? और देखिए कि आगे क्या है कि समतल दर्पण से जितना दूरी पे आप खड़े रहेंगे आपको लगेगा क्या उतना ही पीछे में वस्तु हमारा फोटो भी है। क्या है कि समतल दर्पण देखेंगे ना आप, तो जितना दर्पण से आप दूरी पे खड़े रहेंगे उतना ही दूरी पे क्या होगा? आपका प्रतिबिंब भी होगा, उतना ही दूरी पे आपका प्रतिबिंब भी होगा। मतलब प्रतिबिंब आपसे उतना ही पीछे बनता है जितना पीछे आप क्या होता है? दर्पण से खड़े रहते हैं, ठीक है? मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होता है? इक्वल होता, बराबर होता। कोई दिक्कत नहीं ना? हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। हम लोगों ने देखा है कि दर्पण कितने भाग? दो भाग। हम कितने भाग में पढ़े इसको? दो भाग में पढ़े। एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। हम लोग आगे देखते हैं गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। कोई क्या चला था? दर्पण। क्या चला था? दर्पण। दर्पण में गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। हम लोग पढ़े रहे हैं गोलीय दर्पण के बारे में। किसके दर्पण? कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण के बारे में। तो देखिए जैसे हम समतल दर्पण का परिभाषा देखें, जिसका परावर्तक सतह समतल था, वैसे गोलीय दर्पण का जिसका परावर्तक सतह गोला हो। तो देखिए इसको ऐसे नहीं देखेंगे, इसको ऐसे नहीं देखेंगे, इसको थोड़ा सा अलग तरह से जानते हैं। जानते हैं कैसे? कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना? ये क्या है कि दर्पण है। क्या कौन सा देखिए चीज है? दर्पण है। क्या है? दर्पण है। तो दर्पण है। ये यहाँ से अगर इसको हम मिटा देते, यहाँ पे से इसको मिटा दिए तो क्या दर्पण बना दर्पण? यहाँ से अगर मिटा दिए दर्पण बन गया? बन गया ना? ये जो दर्पण बन गया एक साइड से पेंट कर दिए ना? ये हो गया गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जो जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। क्या हो? किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। देख रहे हैं ना? कोई दिक्कत है ना? समझ गए गोलीय दर्पण? समझ आया ना गोलीय दर्पण? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को भी दो भाग में बांटा है। कितना भाग में? दो भाग में। एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। समझ गए ना? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत नहीं ना? हम लोग जानते हैं ये दोनों दर्पण के बारे में। देखिए कि ये दोनों दो दर्पण बनाया हूं। एक एक गोला को रंगे इस साइड से पेंट किए। ये जो हमारा ये पेंट किया हुआ क्या किया है? लेप चढ़ाए। क्या किया है? लेप चढ़ाए। क्या किया? लेप चढ़ाए। ये इस साइड से लेप चढ़ाए तो ये इसका परावर्तक सतह इस साइड हुआ ना? इस साइड जब परावर्तक सतह हुआ, ये उभरा हुआ है। ये क्या उभरा हुआ है कि नहीं है? ऊपर की तरफ उठा हुआ है ना? ये होगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक सतह देखिए इसे धसा हुआ है, ये धसा हुआ है। तो अब मतलब नीचे, अब मतलब नीचे धसा हुआ। अब तल है। क्या है? तल। अब तल है, गहरा है। क्या है? गहरा है। तो अब तल मतलब धसा हुआ। जिस दर्पण का ये दोनों हो गया। आप कभी भी याद रखें कि दर्पण कभी भी बनाइए, दर्पण कभी भी बनाइए अपने दाएं ओर पेंट करना। पेंट करना क्या? किस साइड से? दाएं ओर से पेंट करना है। ये याद रखना है। आगे चल करके इसका जरूरत पड़ेगा। पेंट हमेशा किस साइड से करना है? दाएं ओर से करना है। ऐसा नहीं कि एक बार कभी इधर कभी इधर कर देंगे। समझ गए? अभी देख लिए कि पेंट किस साइड से किए? गोला था पूरा हमारा था ना? दाएं ओर से इस साइड से पेंट किए, इसमें भी इस साइड से पेंट किए। अब काहे ऐसा जरूरी पड़ता है आगे जाकर के देखेंगे, ठीक है ना? आगे जाकर के देखेंगे तो देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है ना? अवतल दर्पण हो गया ये, अवतल दर्पण हो गया ये, उत्तल दर्पण हो गया ये। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए अवतल दर्पण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अवतल दर्पण की। तो वैसा दर्पण। कौन सा दर्पण? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो। क्या हो? धसा हुआ हो, उसे कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण।
वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो, ऊपर की तरफ उठल नहीं है, क्या है? उठल है कि नहीं है? उठल, उभड़ा हुआ हो, क्या हो? उभड़ा हुआ हो, उसे कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। दर्पण देख लिए, अवतल दर्पण देख लिए, उत्तल दर्पण देख लिए। उत्तल अवतल गोलीय दर्पण ही है। क्या है? गोलीय दर्पण है। दर्पण से संबंधित कुछ पद सब है, कुछ टर्म सब है, उस टर्म के बारे में जानते हैं कि उस किसको क्या कहेंगे, किसको क्या कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, उस टर्म के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, आप जानते हैं ना कि गोलीय दर्पण किसका बना होता है? एक गोला का बना होता है। किसका बना होता है? एक गोला का बना होता है। और जब किसी गोला का बना होगा, जब किसी गोला का बना होगा तो गोला का बना होगा तो उसका केंद्र भी होगा ना, कोई केंद्र पे रख के ना इसे गोल घुमाया होगा या गोला बनेगा। वृत्त कभी भी बनता तो वृत्त का केंद्र भी होता, वृत्त का केंद्र भी होता है ना। तो वही केंद्र जो होता है ना, क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण के लिए वक्रता केंद्र, समझ गए ना। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के जिस गोला का भाग होता है, जिस गोला का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहलाता है? दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। गोलीय दर्पण, कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कि वक्रता केंद्र की बात करते हैं तो दो दर्पण यहाँ पे बना है। कितना दर्पण बना है? दो दर्पण बना है। ये हुआ उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? अगर इसको मिटा देता तत्काल आप देख लिए, यहाँ पे गोलीय दर्पण देख लिए ना, देख लिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से एक चीज देखिए कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के दाईं ओर होता है। क्या किस ओर होता है? दाईं ओर होता है। और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के उल्टे, बिल्कुल उल्टे। अवतल दर्पण ये हुआ ना, ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के बाईं ओर, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के बाईं ओर, और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के दाईं ओर होता है। समझ गए? ये बात याद रहेगा ना। याद रखने का जरूरत क्या है? आप दर्पण बनाए ना, अबे दर्पण बनाए ना, देखे ना कैसे कैसे बनाए हैं। पेंट दायां साइड से किए, पेंट क्या किए? दायां साइड से किए। पेंट क्या किए? दायां साइड से किए। जब पेंट दायां साइड से किए तो पेंट दायां साइड से किए तो उसी साइड से इसका बनेगा वक्रता केंद्र। इन सारे टर्म को इसमें देखेंगे, एक साथ देखेंगे। तत्काल हम लोग वक्रता केंद्र देख लिए, देख लिए ना। दर्पण में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्पण में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र का इंग्लिश सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे सी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? सी से। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। कहीं पे सी लिखा हुआ रहे तो हम लोग क्या समझेंगे? क्या लिखा हुआ है? वक्रता केंद्र लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? वक्रता केंद्र लिखा हुआ। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि समतल, ये गोलीय दर्पण, कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। तो प्रधान अक्ष हुआ, ये एक अक्ष होता है, ये क्या होता है? इसका अक्ष होता है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, तत्काल इसमें देखते हैं, इस वीडियो में देखते हैं, इस चित्र में देखते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु में एक बिंदु होता है, दर्पण के मध्य में एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। इंग्लिश होता है पोल। क्या होता है? पोल होता है। वक्रता केंद्र का परिभाषा देख लिए, देख लिए ना। अब ध्रुव का देखिए कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। याद हुआ? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण को कहा, इधर से भी बीच में, उधर से भी बीच में, उस बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा है। एक रेखा मिला रही है, मिला रही है ना। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी? प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। ये सब समझ लिए? अभी तक हम लोग समझे वक्रता केंद्र, ध्रुव और प्रधान अक्ष, और प्रधान अक्ष। आगे देखते हैं
कि फोकस बिंदु, क्या कौन सा बिंदु? फोकस बिंदु प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पे कटती है, क्या होती है? कटती है। दर्पण के जिस बिंदु पर कटती है, दर्पण के जिस बिंदु पर कटती है, कोई दिक्कत? दर्पण के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, या कटती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता है? दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। समझ गए? ये मिस हो गया। क्या होता है? दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। समझ गए? दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर बोलते रहिए आपतित किरणें, कौन सा किरणें? आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या कटती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या, कौन सा बिंदु कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत? परिभाषा को देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, प्रधान अक्ष से समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है, क्या होती है? कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग इस फिगर में चलते हैं। किस फिगर में? इस फिगर में हम लोग ध्रुव देख लिए, फोकस बिंदु देख लिए, वक्रता केंद्र देख लिए। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। देखिए ध्रुव और फोकस बिंदु, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के बिंदु को फोकस दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? फोकस बिंदु को स्मॉल एफ से स्विच करते हैं। किससे स्विच करते हैं? स्मॉल एफ। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से और फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से, फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से स्विच करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है, और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, जिसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले के का भाग हो, जिस गोले का भाग हो, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत? इसको सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखते हैं क्या करते हैं, आगे देखते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। पोल, क्या कहते हैं? पोल। कोई दिक्कत? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष कहलाती है। प्रधान अक्ष का इंग्लिश होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं ना? ये दोनों हो गया। आगे देखते हैं फोकस बिंदु। कौन सा बिंदु? फोकस बिंदु दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर कटती है, ठीक है, जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? उसे उस बिंदु क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। समझ में आ रही है बात? उस बिंदु क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु हो गया। सबसे भारी लोगों को परिभाषा याद करने में यही होता है, एक बार में रटिए, तुरंत रटिए। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से टकराए तो परावर्तन हुआ, दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु, ये प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर क्या होती है? मिलती है,
या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत? वक्रता केंद्र हो गया, फोकस बिंदु हो गया और ध्रुव हो गया ना, और प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गया। अब दूरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दूरी की बात करते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकल लेंथ, कौन सा लेंथ? फोकल लेंथ। इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एफ से। कोई दिक्कत नहीं ना। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत नहीं ना? हो गया याद? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।